जो भी डिजाइन की बॉटल्स रहती हैं या जो एरियाज में डिस्कस किया गया है, ठीक, फॉलोइंग एरियाज में अंदर डिस्कस किया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पटेल MLT। देखिए, आज के लेक्चर में मैं आज आपको बताने वाला हूँ लेबोरेटरी हजार्ड्स के बारे में, ठीक। लेबोरेटरी हजार्ड्स क्या होते हैं? देखिए क्या होता है, ये जो लेबोरेटरी हजार्ड्स हैं, सबसे पहले तो इसे जितने भी लेबोरेटरी में वर्क कर रहे वर्कर्स हैं उन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड साथ ही साथ जो अभी BMLT, DMLT, BSc MLT और मेडिकल और पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको भी ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक। तो चलते हैं हम आज के अपने इस न्यू लेक्चर में, ठीक, लेबोरेटरी हजार्ड्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है उसका हुआ है इसका डेफिनीशन कि लेबोरेटरी हजार्ड्स की परिभाषा क्या होती है। मैंने लिखा है डेंजर और रिस्क वाइल वर्किंग इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड लेबोरेटरी हजार्ड्स। देखिए, तो जो लेबोरेटरी में वर्क करते समय जो लेबोरेटरी से होने वाले खतरे और रिस्क रहते हैं उसे ही हम लेबोरेटरी हजार्ड्स कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया? एंड देन मैंने क्या लिखा है, लेबोरेटरी हजार्ड्स इज एनीथिंग दैट मे कॉज इंजुरी, हार्म और डैमेज। तो जो लेबोरेटरी हजार्ड्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक, ये कुछ भी हो सकते हैं जो हमारी बॉडी को या हमें इंजुरी मतलब चोट, हार्म मतलब हानि, चोट, हार्म मतलब हानि और डैमेज मतलब आप जानते ही हैं, ठीक, जो हमें ये सब चोट, हानि और क्षति पहुंचा सके उसे ही हम लेबोरेटरी हजार्ड्स कहते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है मैंने, लेबोरेटरी हजार्ड्स इंक्लूड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हजार्ड्स। देखिए, जो लेबोरेटरी के हजार्ड्स हैं इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक। पहला है फिजिकल, दूसरा केमिकल एंड तीसरा है बायोलॉजिकल हजार्ड्स। तो लेबोरेटरी में 3 प्रकार के खतरे हो सकते हैं या 3 प्रकार से खतरे हो सकते हैं। पहला तो फिजिकली खतरे हो सकते हैं, ठीक, एंड दूसरे केमिकल्स खतरे हो सकते हैं, केमिकल्स हजार्ड्स हो सकते हैं जो केमिकल्स के थ्रू होते हैं, एंड तीसरे बायोलॉजिकल हजार्ड्स जो बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू हो सकते हैं खतरे, ठीक। इनके बारे में हम आगे डिटेल से जानते हैं, ये फिजिकल हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स और बायोलॉजिकल हजार्ड्स के बारे में। ओके, अब हम जानेंगे सबसे पहले फिजिकल हजार्ड्स के बारे में। फिजिकल हजार्ड्स क्या होते हैं और किस तरह इनसे बचा जा सकता है। ओके, देखिए, तो जो फिजिकल हजार्ड्स होते हैं मैंने लिखा हुआ है इसके लिए, हजार्ड्स अकर्ड बाय हीट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल हजार्ड्स। जो ऐसे हजार्ड्स मतलब ऐसे खतरे जो गर्म चीज़ से या कोई भी गर्म इंस्ट्रूमेंट से या फिर गर्म ग्लासवेयर से या जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनसे, एंड कोई भी ऐसे शार्प इंस्ट्रूमेंट जिससे हमें चोट लग जाए या हमारी स्किन में कट लग जाए या घाव हो जाए उसे ही हम फिजिकल हजार्ड्स कहते हैं। ओके, अब हम जानते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। देखिए, इसकी प्रिकॉशन में मैंने लिखा है ऑलवेज यूर वियर ग्लव्स, मास्क, एप्रॉन वाइल वर्किंग इन द लेबोरेटरी या लैब। जब भी हम लैब में वर्क कर रहे होते हैं तो हमको हमेशा एप्रॉन, ग्लव्स, मास्क एंड एप्रॉन वियर करके रखना है, मतलब पहन के रखना है, ठीक। फिर मैंने क्या लिखा है, डू नॉट यूज क्रेक्ड और ब्रोकन ग्लासवेयर, मतलब जो चिटके हुए ग्लासवेयर रहते हैं, ठीक, चिटके हुए जो ग्लासवेयर रहते हैं या फिर जो टूटे हुए ग्लास रहते हैं उनका यूज हमें कभी भी लैब में नहीं करना है। ओके, नहीं तो क्या हो सकता है, हमें चोट लग सकती है, हमारी बॉडी को क्षति पहुंच सकती है। फिर मैंने लिखा है यूज प्रोटेक्टिव ग्लव्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट। जब भी हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को हैंडल कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा प्रोटेक्टिव ग्लव्स का यूज करना है या फिर वियर करके रखना है, ठीक। फिर मैंने लिखा है नेवर रीच अक्रॉस एन ओपन फ्लेम और बर्नर। कभी भी हमको फ्लेम या बंसर बर्नर या जो भी बर्नर यूज कर रहे हैं लैब में उसको कभी भी खुला हुआ नहीं छोड़ना है, ना ही उसके आर पार हमको हमारी बॉडी का किसी भी हिस्सा जाना चाहिए, ठीक, नहीं तो हम जल सकते हैं, ठीक। सॉरी। फिर मैंने लिखा है बी श्योर यूर हैंड एंड यूर एरिया ड्राई बिफोर यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक। तो जब भी हम किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का लेबोरेटरी में यूज करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए, हम एक बार फिर से श्योर कर लेना चाहिए हमको कि हमारे जो हैंड हैं और जो हमारी सतह है, सरफेस है जहाँ पर हम इक्विपमेंट को यूज करने वाले हैं वो ड्राई होनी चाहिए, मतलब सूखी हुई होनी चाहिए। ओके, फिर मैंने लिखा है नेक्स्ट अनप्लग्ड ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ लैब पीरियड। जब हमारा
पूरा दिन वर्क करने के बाद जो लैब का लास्ट पीरियड रहता है, ठीक जब हमारा समय ख़त्म होने वाला रहता है लैब में काम वर्क करने के बाद, तो हमको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है कि हमने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको अनप्लग्ड कर दिया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो हमको अनप्लग्ड कर देना है। ओके, तो ये हो गया था अभी तक हमारा फिजिकल हजार्ड्स के बारे में। अब हम जानेंगे केमिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, ठीक, एंड उनके क्या बचने के उपाय हैं। देखिए केमिकल हजार्ड्स में मैंने लिखा है हजार्ड्स अकर्ड बाय डिफरेंट केमिकल्स इज कॉल्ड केमिकल हजार्ड्स। देखिए जो केमिकल हजार्ड्स होते हैं ये भी डिफरेंट केमिकल से होते हैं, इन्हें हम केमिकल हजार्ड्स कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे क्लीनिंग एजेंट हो गए, डिसइंफेक्टेंट हो गए, एनेस्थेटिक गैसेस हो गई, बेहोश करने वाली गैसेस को एनेस्थेटिक गैसेस कहते हैं, टॉक्सिक केमिकल जैसे जहरीले केमिकल्स हो गए, एंड ड्रग्स, ये सब केमिकल हजार्ड्स के एग्जाम्पल हैं। इन सभी से लेबोरेटरी में केमिकल्स से खतरे हो सकते हैं हमें, ठीक। अब हम जानेंगे इसके प्रिकॉशन के बारे में, ठीक, कैसे हम इससे बच सकते हैं केमिकल हजार्ड्स से, ठीक। ऑलवेज वियर ग्लव्स, मास्क एंड एप्रॉन वाइल वर्किंग इन द लेबोरेटरी। जब भी हम लैब में काम करें तो हमको हमेशा ग्लव्स, मास्क एंड एप्रॉन को वियर करके रखना है, ठीक। फिर मैंने लिखा है नेवर टेस्ट एनी केमिकल्स। किसी भी प्रकार के केमिकल्स को हमें लैब में, जितने भी केमिकल्स हैं, किसी भी प्रकार के केमिकल्स को टेस्ट नहीं करना है, ठीक, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक्स होते हैं, ठीक। फिर मैंने लिखा है वॉश यूर हैंड आफ्टर हैंडलिंग हजार्डियस केमिकल्स। जो भी खतरनाक केमिकल्स हैं उनको हैंडल करने के बाद हमको अपने हैंड को वॉश करना है प्रॉपरली, ठीक। फिर मैंने लिखा है चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ केमिकल्स एंड रीजेंट। जो भी रीजेंट्स और केमिकल्स हैं उनकी एक्सपायरी डेट हमको हमेशा चेक करते रहना, ठीक। एंड देन मैंने लिखा है नेवर poured वाटर इनटू अ कंसनट्रेटेड एसिड। एसिड शुड बी poured स्लोली इनटू वाटर। वाटर में कभी भी कंसनट्रेटेड एसिड जो है उसको नहीं डालना है अचानक से, एकदम से। हमेशा जो एसिड है उसको स्लोली वाटर में डालना है, ठीक। इतना आपको समझ में आया। अब मैं आपको आगे बताऊंगा बायोलॉजिकल हजार्ड्स के बारे में। ओके, अब हम जान चुके हैं केमिकल हजार्ड्स के बारे में, अब हम जानेंगे बायोलॉजिकल हजार्ड्स। बायोलॉजिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ है हजार्ड्स अकर्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल हजार्ड्स। देखिए ऐसे खतरे जो बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू होते हैं, ठीक, उन्हें हम बायोलॉजिकल हजार्ड्स कहते हैं। अब बायोलॉजिकल एजेंट कैसे, देखिए इनके मैंने जैसे कि हो गए ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, इन्फेक्टेड टिश्यू एंड कुछ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स जो लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, ठीक। इन सब के थ्रू जो हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज होती हैं या डिसीज़ कॉज होने के खतरे रहते हैं उसे हम बायोलॉजिकल हजार्ड्स कहते हैं। ओके, फिर मैंने लिखा है प्रिकॉशन, बचाव। इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो देखिए ऑलवेज वियर ग्लव्स, मास्क, एप्रॉन वाइल वर्किंग इन द लेबोरेटरी। जब भी हम लैब में वर्क कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा लैब में वर्क करते समय मास्क, एप्रॉन और ग्लव्स को वियर करके रखना है, पहन के रखना है, ठीक। फिर मैंने लिखा है प्रॉपरली डिस्पोज्ड ब्लड कलेक्शन सिरिंज एंड गॉज पीस। देखिए जब भी हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो ब्लड कलेक्शन करने के बाद जो गॉज पीस का हम यूज करते हैं उसे, और जो ब्लड कलेक्शन की सिरिंज रहती है उसे प्रॉपरली हमें डिस्पोज करना है, ठीक। फिर क्या करना है, मैंने लिखा है हैंडल प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटल एनिमल। जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं उनको हमें प्रॉपरली हैंडल करना है। ओके, फिर क्या करना है, मैंने लिखा है यूज सोडियम हाइपोक्लोराइड एज अ डिसइंफेक्टेंट। हमें लैब में हमेशा सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करना है एज अ डिसइंफेक्टेंट, मतलब डिसइंफेक्टेंट के रूप में हमेशा हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करना है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम जानेंगे हजार्ड्स इन द लेबोरेटरी, ठीक, कि लेबोरेटरी में कौन कौन से खतरे होते हैं। देखिए मैंने लिखा है द हजार्ड्स इन द लेबोरेटरी एंड एक्सीडेंट इन द लेबोरेटरी में डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग एरियाज। देखिए जो हजार्ड्स हैं, खतरे हैं लेबोरेटरी से होने वाले, और जो एक्सीडेंट हैं जो लेबोरेटरी में हो रहे हैं उसको फॉलोइंग एरियाज में अंडर डिस्कस किया गया है। पहला है इन्फेक्शन, दूसरा है बर्न्स, एंड तीसरा कट एंड स्प्रिक, एंड फोर्थ वन इलेक्ट्रिकल शॉक, एंड फिर हजार्ड्स टू टॉक्सिक केमिकल्स, कि कैसे खतरे हो सकते हैं और किन के कारण से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक। इन सब के बारे में हम इन आगे जानेंगे। ओके, तो अब हम जानेंगे इन्फेक्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में, ठीक, लेबोरेटरी के थ्रू। देखिए तो इन्फेक्शन मैंने लिखा है इन्फेक्शन इन द लेबोरेटरी कैन अकर्ड इन डिफरेंट वेज बट कॉमनेस्ट कॉज आर। देखिए जो लेबोरेटरी में इन्फेक्शन होता है वो कई रास्तों से, मतलब कई तरह से हो सकता है, लेकिन जो कुछ कॉमन
कॉज हैं वो ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इन्हेलेशन ऑफ पैथोजन बाय एयर। जो पैथोजन होते हैं जो हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करते हैं, तो वो कुछ एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, हवा में, ठीक। तो जो एनवायरनमेंट गंदा रहता है, अगर हम कभी वहाँ गलती से चले जाते हैं तो क्या, या फिर हमारी लेबोरेटरी का एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होता है तो क्या होता है, एयर के थ्रू वो हम इन्हेल कर लेते हैं, मतलब सांस के थ्रू ले लेते हैं अंदर, ठीक है ना। उससे क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। दूसरा मैंने लिखा है इंजेक्शन ऑफ पैथोजन फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड और वाटर। और इन्फेक्शन कैसे कॉज हो सकता है, देखिए लैब में कभी भी हमको खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपको शायद पता होगी, और नहीं पता होगी तो मैं सेफ्टी में पढ़ाऊँगा, ठीक। क्या होता है, हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, कंटामिनेटेड जो फूड और वाटर रहता है उसको जब हम इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं या फिर निगलते हैं या फिर पानी पीते हैं कंटामिनेटेड, तो उससे क्या होता है, कुछ पैथोजेंस फूड और वाटर के थ्रू भी हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक। फिर थर्ड वन मैंने लिखा है इन्फेक्शन ऑफ पैथोजेंस बाय माउथ पिपेटिंग। देखिए और कैसे हो सकता है, देखिए लेबोरेटरी में क्या होता है, कुछ लोग माउथ पिपेटिंग करते हैं, ठीक। उससे क्या होता है, माउथ पिपेटिंग के थ्रू कभी कभी जो भी रिजेंट या फिर जो भी केमिकल्स रहते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, या फिर जो पैथोजेंस रहते हैं वो एंटर होते हैं, पैथोजेंस हमने लिखा है, पैथोजेंस, ठीक। तो ये पैथोजेंस जो होते हैं माउथ पिपेटिंग के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक। एंड और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे पैथोजेंस फाइंडिंग देयर वे इनटू द बॉडी, मतलब और भी कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। देखिए पैथोजेंस के लिए जो हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, तो देखिए निडल प्रिक के थ्रू, अगर कोई कंटामिनेटेड निडल है और वो प्रिक हो जाती है, मतलब अंदर इंजेक्ट हो जाती है गलती से कभी, ठीक है ना, तो प्रिक होने की वजह से भी, ये कंटामिनेटेड निडल प्रिक होने की वजह से भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अगर हमारी बॉडी में कोई कट है और हम लैब में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ जो पैथोजेंस होंगे वो कट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, ठीक, ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे, ठीक। एंड अगर कहीं स्क्रैचेस, मतलब छीला हुआ है, अगर कहीं स्क्रैच आ गई है हमारी स्किन में, ठीक, उसके थ्रू भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। और जो सोर्स, मतलब घाव रहते हैं जो, उसके थ्रू भी, एंड कुछ स्किन लीजन रहते हैं, इन सब के थ्रू क्या हो सकता है, जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक। फिर मैंने लिखा है बर्न्स के बारे में, मतलब कैसे हम गलती से जल सकते हैं लैब में वर्क करते टाइम, ठीक। ऐसे कौन से खतरे हैं लैब में जिसकी वजह से हम लैब में हम बर्न हो सकती है हमारी स्किन या कोई भी बॉडी का पार्ट्स। देखिए तो मैंने लिखा है बर्न्स इन द लेबोरेटरी में कॉज्ड बाय, कुछ हैं, कौन कौन से हैं, देखिए मतलब कि लेबोरेटरी में हम कैसे जल सकते हैं या कैसे बर्न हो सकता है, ठीक, क्या कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो मैंने लिखा है इन्फ्लामेबल सब्सटेंस कैचिंग फायर, ठीक। कभी कभी क्या होता है, जो इन्फ्लामेबल सब्सटेंस रहते हैं, ठीक, उनको हम अगर पकड़ लेते हैं तो भी हम जल सकते हैं, ठीक, या फिर ब्लास्ट हो सकता है कुछ भी, ठीक। फिर मैंने लिखा है फायर फ्रॉम बुनसन बर्नर और स्प्रिट लैम्प। जो बुनसन बर्नर यूज किए जाते हैं लेबोरेटरी में किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए, या फिर जो स्प्रिट लैम्प होते हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर कभी कभी ये बस्ट हो जाते हैं, ठीक है, ब्लास्ट हो जाते हैं, उससे भी लेबोरेटरी में हम जल सकते हैं, ठीक। एंड फिर मैंने लिखा है स्वेलोइंग ऑफ कोरोसिव सब्सटेंस ड्यूरिंग माउथ पिपेटिंग स्प्लिंग सच सब्सटेंस ऑन द स्किन। और कभी कभी क्या होता है, जो कोरोसिव सब्सटेंस होते हैं, ठीक, ये एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे लिविंग टिश्यू को जला सकते हैं, आगे आपको बताऊंगा, ठीक। तो ड्यूरिंग, मतलब माउथ पिपेटिंग करते समय क्या होता है, ये कोरोसिव केमिकल हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमारी जो अंदर बॉडी के अंदर जो टिश्यू हैं उनको जला सकते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कोरोसिव केमिकल। और अगर ये हमारी स्किन में फैल गए या छींटे पड़ गए इसके, तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारी स्किन जो है जल सकती है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और जो 3 बाकी के हैं वो मैं आगे अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक। ओके, अब हम जानेंगे कट्स एंड प्रिक्स कैसे हो सकता है लेबोरेटरी में, ठीक, कैसे हमारी स्किन में कट और प्रिक्स हो सकते हैं। देखिए कट्स एंड प्रिक्स, देखिए कट एंड प्रिक में रिजल्ट फ्रॉम, किस रिजल्ट, मतलब कैसे कैसे कट सकता है हमारे लेबोरेटरी में, ठीक है ना। तो देखिए मैंने लिखा एड्स ऑफ ब्रोकन ग्लासवेयर, जो टूटी हुई ग्लासवेयर रहती है उनका जो किनारा रहता है, एड्स का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक, इसके थ्रू भी कट सकते हैं या प्रिक सकते हैं, मतलब प्रिक मतलब छिद जाना होता है, ठीक है ना। और एड्ज ऑफ नाइफ, जो नाइफ रहती है उसके किनारे में अगर
हम टच करते हैं, पकड़ लेते हैं बहुत ज़ोर से, तब भी कट सकता है। एंड वॉकिंग ऑन चिपिंग ग्लास चिपिंग, जो छिली हुई ग्लास के टुकड़े या बोल सकते हैं ग्लास छिली हुई रहती हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर हम चल जाते हैं तो भी हमारे पैर में इंजरी हो सकती है, ठीक है ना, और कट सकता है। फिर मैंने लिखा है एक्सीडेंटल प्रिकिंग विथ निडल और एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट, और दुर्घटनावश जो निडल रहती है अगर वो प्रिक हो जाती है हमारे हाथ में, पैर में या कहीं भी, और जो अदर इन शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये प्रिक हो जाते हैं तो भी कट्स एंड प्रिक्स हो सकते हैं, मतलब कट सकते हैं, कट लग सकते हैं हमारी बॉडी में, ठीक। एंड अब जानेंगे इलेक्ट्रिकल शॉक के बारे में। इलेक्ट्रिकल शॉक कैसे हो सकता है, ठीक, लेबोरेटरी में, और कैसे हमारी बॉडी में इंजरी हो सकती है इलेक्ट्रिकल शॉक के थ्रू। देखिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकल शॉक यूजुअली ड्यू टू इग्नोरेंस और केयरलेसनेस कैन बी कॉज्ड बाय। क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या जो भी वहाँ पर वायर्स रहती हैं या सर्किट रहती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक। अगर कहीं वायर छिली हुई है उसमें हम टेपिंग नहीं करते, या कट है तो उसमें टेपिंग नहीं करते हैं, तो हम इग्नोर कर दिए और केयर नहीं करते हैं ऐसे इक्विपमेंट की। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है अगर उनकी केयर नहीं करेंगे तो कुछ इनके कारण भी इलेक्ट्रिकल शॉक होते हैं। जैसे मैंने लिखा फॉल्टी इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है अगर वो फॉल्ट हो सकती है, ठीक, उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। एंड टचिंग एक्सपोज लाइव वायर, जो लाइव वायर होती हैं, मतलब छिली हुई वायर होती हैं या कटी हुई वायर रहती हैं, अगर उसको हम गलती से टच कर लेते हैं तो भी इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, मतलब करंट लग सकता है हमको, ठीक। एंड मैंने लिखा है इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं अगर हम उनको प्रॉपर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। जैसे अब हमारा यहीं पर सेंट्रीफ्यूज मशीन रखा है, बाजू में माइक्रोस्कोप रखा है, बाजू में हमारे अदर इंस्ट्रूमेंट रखे हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और एक ही बोर्ड है, उसमें गलत वायर लग गई, ठीक है ना, और लगाने के बाद हम छोड़ दिए या खुली रह गई, कट गई, उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, ठीक। इसलिए हमको लेबोरेटरी में प्रॉपर इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक। ओके, अब हम जानेंगे टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में, ठीक, कि ऐसे कौन से खतरे हैं जो टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से बनते हैं, जहरीले केमिकल्स की वजह से होते हैं, ठीक। देखिए मैंने लिखा है हजार्ड्स ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल्स रिजल्ट फ्रॉम, मतलब ऐसे कौन कौन से हजार्ड्स हैं जो टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से होते हैं, ठीक। कौन कौन से ऐसे खतरे हैं जो टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से होते हैं, ठीक। देखिए मैंने लिखा है इनहेलेशन ऑफ फ्यूम ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक। तो जो जहरीले केमिकल्स रहते हैं जब वो जलाए जाते हैं हमारे लेबोरेटरी में किसी भी मतलब एक्सपेरिमेंट के चलते, तो उससे जो धुआं निकलता है, ठीक, धुआं निकलता है तो क्या होता है, उसको हम इनहेल कर लिए। अब इनहेल कर लेंगे तो क्या होगा कि वो धुआं फ्यूम हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को क्षति पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक। फ्यूम का मतलब होता है धुआं, ठीक। या फिर जो भी हम लेबोरेटरी में कुछ चीज़ों को उबालने का, टॉक्सिक केमिकल्स जो है उनको उबाल दिए तो उससे भी कुछ फ्यूम निकलेगा, ठीक। तो वो फ्यूम अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे अंदर जाए और तरह तरह के डिसीज कॉज करे, ठीक, या हमारी बॉडी को क्षति पहुंचाए। फिर मैंने लिखा है स्किन कॉन्टैक्ट विथ टॉक्सिक केमिकल्स, और ये जो जहरीले केमिकल्स हैं अगर ये हमारी स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमारी स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ओके। फिर मैंने क्या लिखा है स्वेलोइंग और इंजेस्टिंग टॉक्सिक केमिकल ड्यूरिंग माउथ पिपेटिंग, मतलब जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं तो माउथ पिपेटिंग करते टाइम हम अगर इंजेस्ट कर लेते हैं या निगल लेते हैं तो क्या हो सकता है, फिर से ये हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और डिसीज कॉज करेंगे या हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, ओके। इतना समझ में आ गया आपको, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम जानेंगे कुछ नया, जैसे कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेबोरेटरी हजार्ड, ये क्या होते हैं। देखिए साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, देखिए आप देखे होंगे जो भी रिजेंट्स की बॉटल्स रहती हैं या जो भी जिसमें भी केमिकल्स या रिजेंट्स को रखा जाता है उनमें कुछ इस प्रकार के साइन दिए रहते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए दिए रहते हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये हम जानेंगे, ठीक है। देखिए तो जहाँ पर भी ऐसा साइन दिखे आपको तो आप जान जाइए कि ये कोरोसिव एजेंट है, ठीक। कोरोसिव एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे जो लिविंग टिश्यू हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए हमारे एसिड हो गया, एल्कलाइन हो गया एंड फिनॉल हो गया, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी लिविंग टिश्यू के लिए, हमारी बॉडी के लिए, ठीक।
इसीलिए हमको हमेशा ग्लव्स को वियर करके रखना ताकि हम प्रोटेक्ट रह सकें, ठीक, हमारी बॉडी ऐसे एजेंट से प्रोटेक्ट रह सके। एंड देन मैंने यहाँ पर सेकेंड क्या बनाया है, टॉक्सिक, ये वाला साइन, ठीक। तो ये टॉक्सिक साइन अगर आपको कहीं दिखता है तो आप जानिए कि ये जो केमिकल्स हैं या फिर रिजेंट है वो टॉक्सिक है, ठीक है ना, मतलब इतना खतरनाक है कि वो अगर हमारी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लिए गलती से या फिर इनहेल कर लिए तो क्या होगा कि ये हमारी बॉडी जो है अंदर से डैमेज होने लगेगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच जाएगी हमारी बॉडी को। इसलिए हमें ऐसे केमिकल्स को सावधानीपूर्वक हैंडल करना है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए हमारा पोटेशियम साइनाइड एंड नाइनाहाइड्रेट। एंड देन सेकेंड मैंने क्या लिखा है एक्सप्लोसिव। देखिए एक्सप्लोसिव, देखिए वैसे तो ये ज़्यादा लेबोरेटरी में दिखता नहीं है, लेकिन कुछ दिखते हैं, अभी आगे आपको बताता हूँ कौन से। तो देखिए अगर ये वाला, अगर आपको किसी बोतल में, रिजेंट की बोतल में अगर ऐसा साइन दिखता है आपको, तो आपको क्या करना है, इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी विस्फोट हो जाते हैं, मतलब ब्लास्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ड्राई पिक्रिक एसिड, ओके। फिर देन मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग। तो नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडाइजिंग। अगर आपको कहीं ऐसा साइन देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत सावधानीपूर्वक रहना है और इसको हैंडल करना है ऐसे रिजेंट को, जिन बोतलों में ऐसा साइन आपको दिखता है, क्योंकि ये जो होते हैं ऐसे केमिकल्स होते हैं कि ये खुद नहीं जलते हैं, ये जो जलने वाली चीज़ रहती हैं उनमें उनको जलाने में हेल्प करते हैं। जैसे कोई फ्लेमेबल चीज़ होती है उनको जल्दी आग पकड़ा देते हैं अगर ये उनके साथ मिक्स हो गए या उनके कॉन्टैक्ट में आ गए, ठीक, हॉट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमको क्या करना है, इसको फ्लेमेबल केमिकल से दूर रखना है, ठीक है। जलने वाली जो चीज़ें हैं, स्पिरिट हो गया, अल्कोहल हो गया, ऐसे इन सब चीज़ों से इसको दूर रखना है, ठीक, नहीं तो वो आग पकड़ लेगा वहाँ पर। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बनाया, फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब क्या हुआ, अगर आपको कहीं भी ऐसा साइन दिखता है तो आप जान जाइए कि वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील सब्सटेंस है या रिजेंट है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें बहुत जल्दी अगर इसमें थोड़ा सा भी हीट पड़ जाए या फिर गर्म, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो ये ऐसे एजेंट तुरंत जलने लगते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथर, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, ठीक। तो ऐसे एजेंट को हमको हॉट ऑब्जेक्ट या फिर हीट मटेरियल एंड जैसे ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इनसे हमको इसको दूर रखना है, ठीक, नहीं तो वहाँ पर विस्फोट हो सकता है, आग लग सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ठीक। फिर मैंने लिखा हाई वोल्टेज। देखिए ये आपको साइन कहाँ दिखेगा, जो भी लेबोरेटरी के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेंगे उसमें आपको ये साइन दिखेगा, ठीक। उसको हमको क्या करना है, केयरफुली हैंडल करना है, नहीं तो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, ओके ओके ओके। तो आज का ये था हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे हम और ज़्यादा लेक्चर लेके आते रहेंगे, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले जो वीडियो रहे उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। और वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।